नहीं, शिकार हाथ आ जाने के बाद मैं इस खेल का अंजाम भी देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी। अव्वल खान ने यह कहकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। पता नहीं जहांगीर वाले किस्से का क्या बना होगा। अचानक सुल्तान शाह ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाया, फिक्र न करो, मेरे आदमी ने उस कैदी को भी स्टेशन 4 पहुंचा दिया होगा। अव्वल खान ने पूरे इत्मीनान से कहा, सखी मुराद होश में आए या ना आए, इससे पूछताछ हो जाएगी। सोहराब गोट से आगे चले जाने के बाद भी तुम्हारा दफ्तर स्टेशन 4 कहलाता है? सुल्तान शाह ने पूछा। ये जगह की नहीं, हमारे यूनिट की शनाख्त है। अव्वल खान ने वजाहत की, हम लोग जहां भी पड़ाव डाल दें वही जगह स्टेशन 4 कहलाने लगेगी। अव्वल खान ने स्टेशन 4 पहुंचने के लिए शहर के पुरहुजूम रास्तों के बजाय मुतबादल राह इख्तियार की थी ताकि सखी मुराद के किसी की तशहीर न हो। एसटीएफ में मुकम्मल बहाली के बाद उसके कागजात मुकम्मल थे और वह रास्ते की किसी भी रुकावट से बआसानी गुजर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि यह बात गैर मुतलका लोगों के इल्म में भी आ जाए कि सखी मुराद को बेहोशी की हालत में एसटीएफ के एक एहलकार की तहवील में देखा गया था। अव्वल खान ने जिम क्लार्क वगैरह से तसादुम के दिनों में मुझे स्टेशन 4 के महल वकूक के बारे में बताया था, लेकिन फिर हालात ऐसी कलाबाजियां खाते रहे कि मुझे इधर का रुख करने का मौका ही नहीं मिल सका। इस एतबार से वो इस समत में पहला मेरा सफर था। अव्वल खान ने सोहराब गोट और उसके मुजाफात में खुदरूज दरख्तों की तरह तेजी से उभरते हुए इमारतों को बहुत पीछे छोड़ दिया। टूल प्लाजा से काफी पहले गाड़ी बाएं तरफ उतारी तो मेरे सामने चटियल मैदान या टीले ही टीले फैले हुए थे। हद नजर तक किसी इमारत या आबादी का नामो निशान नहीं था। मेरे ख्याल था कि स्टेशन 4 सुपर हाईवे से काफी दूर होगा, मगर यहाँ तो हर तरफ उजाड़ वीराना फैला हुआ है और हर तरफ धूल उड़ रही है। हम किधर जा रहे हैं? ये पूरा इलाका कच्चा और हमवार है। नए आदमी के लिए थोड़ी देर में हर समत यकसा रह जाएगी, क्योंकि सुपर हाईवे टीलों की ओट में नजरों से ओझल हो जाएगी। जब तक सड़क नजर आती रहे आदमी को अंदाजा रहता है कि वो किधर जा रहा है, लेकिन टीले हायल होने के बाद सारे अंदाजे धरे रह जाते हैं। पुरानी गाड़ी हल्की रफ्तार से तेज झटके और हचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर अव्वल खान इन सौतों से बेपरवाह बहुत खुश नजर आ रहा था। हैरत है कि कराची के मुजाफात में ऐसे वीराने भी मौजूद है। मैंने कहा, चंद बरसों की बात है, फिर यहाँ भी इमारतें उगने लगेंगी। उसने जवाब दिया, हो सकता है कि शहर के पेशावर धोखेबाजों ने अभी से इन जमीनों का लेन देन शुरू किया हुआ हो। तुमने ये अभी तक नहीं बताया कि स्टेशन 4 सुपर हाईवे से कितनी दूरी पर है? 5-6 किलोमीटर समझ लो। बस वो अपने वजूद में एक अलग थलग दुनिया है। 6 किलोमीटर के सफर में इस पुरानी कार के आधे पुर्जे तो शायद रास्ते ही में गिर जाएंगे। सुल्तान शाह के दहाने से पुरतशवीश आवाज बरामद हुई। अव्वल खान ने एक जानदार खेका लगाया और कहा, इस गाड़ी की सारी हालत पर ना जाओ, ये इतनी पुरानी नहीं है जितनी नजर आ रही है। ये इसी रास्ते पर महीनों चल सकती है। जाहिर के महीनों से चल ही रही होगी, वो बोला, लेकिन अब इसका शहर में देखा जाना खतरनाक होगा। सखी मुराद के मुहाफिजों ने नंबर के साथ इसका मॉडल वगैरह भी ज़हन नशीन कर लिया होगा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि इस रास्ते पर इस गाड़ी का पहला सफर है और वापसी में आखिरी सफर होगा। ये चोरी की गाड़ी है और इस वक्त जाली नंबर प्लेट पर चल रही है। हमारे स्टेशन 4 पहुंचने के बाद मेरा कोई आदमी इस गाड़ी को असली नंबर प्लेट के साथ शहर में लावारिस छोड़ देगा और यह जल्द ही अपने असल मालिक तक पहुंच जाएगी। घपले के कामों में मैं बहुत मोहतात रहता हूँ। वक्त के एतबार से वो सफर चंद मिनट से ज्यादा तवील नहीं था, लेकिन कच्चे और नाहमवार रास्ते की वजह से यूं महसूस हो रहा था जैसे हम घंटों से इसी हालत में सफर कर रहे हो। खुदा खुदा करके मगरिब में डूबते हुए सूरज की कमजोर नारंगी शुआओं में इन बैरकों के हिवले नजर आने लगे जिन्हें स्पेशल टास्क फोर्स वालों ने आबाद किया था। शहरी सहूलतों और आबादी से दूर इस वीराने में वो लोग खामोशी और इस्तकामत से मुल्क कौम की बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। लुत्फ की बात यह थी कि वो जो कारनामे अंजाम देते थे उनका चर्चा नहीं होता था, और अगर कभी किसी मजबूरी की वजह से कोई खबर बाहर निकल भी जाती थी तो एसटीएफ के वजूद की राजदारी बरकरार रखने के लिए इस कारनामे का सेहरा फौरन किसी और के सर मुड़ दिया जाता था। बैरक नजर आते ही मुझे अपने बेआरामी के एहसास पर नदामत होने लगी। वो लोग शब रोज इसी मुशक्कत से दो चार थे और मैं चंद मिनट के एक ही सफर में बेजार हो गया था। करीब पहुंचकर मेरी सारी कोफ्त और तकलीफ एक बेनाम सी खुशी में ढल गई। इन बैरकों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि चंद महीने पहले वो वीरान और गैर आबाद रहे होंगे। इन पर ताजा चूने की चमक इस वक्त भी बरकरार थी। सादा कपड़ों और सफेद बुनियादों के साथ खाकी पतलूनों में मलबूस चाको चौबंद लोगों की चहल पहल वहां जंगल में मंगल का समा बांध रही थी। जमीन पर चूने और पत्थरों की मदद से रास्ते और हिस्से बनाए गए थे। ऐसे ही एक बड़े मुस्ततील में यूनिट 4 की गाड़ियां तरतीब के साथ कतार में खड़ी हुई थी। अव्वल खान रास्ते में इशारों से अपने आदमियों के सलाम कबूल करता हुआ दरमियानी बैरक तक पहुंचा और वहां गाड़ी रोक कर नीचे उतराया। उसके साथी अमले के 3 अफराद फौरन उसके पास आ पहुंचे। अव्वल खान उन्हें सखी मुराद के बारे में हदायत देकर बरामदे से गुजरकर अपने दफ्तर में चला गया। हम दोनों उसके पीछे थे। अव्वल खान के दफ्तर में फोन और बरकी आलात के साथ बल्ब वगैरह देखकर मैं हैरान रह गया और इस बारे में सवाल करने से बाज नहीं रह सका। हंगामी जरूरतों के लिए हमारे पास मोबाइल जनरेटर भी है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों से छोटे मगर ताकतवर ट्रांसफार्मर के जरिए हमारी जरूरियात पूरी की जा रही है। ये काम महंगा और खतरनाक है मगर नागुजीर भी है। फोन के लिए हमें वायरलेस सिस्टम के जरिए 2 लाइनें मिल गई हैं जो काम चलाने के लिए काफी हैं। खंभों और तारों का जाल न होने की वजह से ये सहूलतें किसी को भी उलझन में डालने के लिए काफी हैं। अव्वल खान ने अपनी कुर्सी संभाल कर बताया,
तुम्हारे लिए शहर के मुकाबले में ये जगह हर तरह बेहतर और महफूज है। सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना संजीदगी से कहा, शहर वाली इमारत पर तो आए दिन हमले होते रहते थे, यहाँ कोई नहीं भटक सकता। यहाँ से सुपर हाईवे तक हमारे 3 आदमी हर वक्त निगरानी पर रहते हैं, लेकिन आजकल जैसे दुश्मनों से पाला पड़ा हुआ है, वो गन शिप हेलीकॉप्टरों के मुख्तसिर से हमले से सब कुछ फना कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो कि नाइन जैसा मिशन इधर का रुख भी कर सकता है, मैंने कहा। अव्वल खान मुस्कुरा कर रह गया और अपनी कुर्सी के पुष्टकाह से टेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता झूलने लगा। अपनी ज़ौजा को फोन करके कामयाबी की इतला दे दो। सुल्तान शाह ने मुझे याद दिलाया, सखी मुराद के नाम की इतनी धूम है कि वो बेचारी परेशान हो रही होगी। अपनी बहन के लिए तुम्हारी परेशानी काबिल फहम है। मेरे जवाब ने उसे नादम सा कर दिया। अव्वल खान ने फोन मेरी तरफ सरका दिया और खुद इंटरकॉम पर किसी से बात करने लगा। तुम कहाँ पहुंचे हुए हो? वीरा ने फोन पर मेरी आवाज पहचानते ही सवाल दाग दिया। दूसरी घंटी पर उसने फोन उठाया था। हालात किस रुख पर जा रहे हैं? सब ठीक है। हम जिस मेहमान को लेने गए थे उसे किसी दिक्कत का बगैर अपने साथ ले आए हैं। हम इस वक्त अव्वल खान के साथ इसके दफ्तर में बैठे चाय के मुंतजिर हैं। मैंने कहा, बात तुम्हें चाय ही मिल सकती है, यहाँ होते तो ऐश कर सकते थे। मैंने अभी शाम का पहला गिलास तैयार किया है, तुम्हारे नाम का भाई बस एक पी लूंगी। वीरा इस वक्त कुछ कवार मूड में मालूम होती थी। गजाला को बुलाओ, मैं उससे बात करनी चाहता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। हैरत की बात है कि तुम्हारे घर पर ना होने के बावजूद वो गुस्ल कर रही है। वीरा, मैंने गुर्रा कर कहा, बाज़ औक़ात तुम बेहूदगी पर मायल होने लगती हो। अगर तुम गुस्ल को बेहूदगी समझते हो तो मैं अभी गजाला को बाहर बुला लेती हूँ। उर्दू के 10-5 मुहावरे सीख कर तुम हर एक से उलझने लगी हो। मेरी अतालवी उर्दू से कहीं ज्यादा कमजोर है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि जफर के रूप में मैंने ही अल्बर्टो वेल्सा की मौजूदगी दरियाफ्त की थी, वरना आज भी अव्वल खान की जगह विराजमान होता। गजाला को बता देना कि हमारी वापसी में देर भी हो सकती है। मैंने बात मुख्तसर करनी चाहिए, मगर वीरा ने फौरन ही जहांगीर का जिक्र छेड़ दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद उसके 3 फोन आ चुके हैं। उसके कैदी को फोर्स वाले ले गए थे। उसने इन्हें अपने फ्लैट का एक कमरा दे दिया है। फिलहाल वहाँ एक ही रह रहा है। दूसरा कैदी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ पहुंचेगा। वो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, हो सके तुझे फोन कर लेना। इसका कैदी भी यहीं आने वाला है, यहाँ आ चुका है। इसे भी देख लूंगा, वो आ चुका है। अव्वल खान ने मेरी बात सुनकर लुकमा दिया। वो इंटरकॉम पर गुफ्तगू से फारिग हो चुका था। अव्वल खान कह रहा है कि वो आ चुका है। वीरा ने मेरी तस्दीक जरूरी समझी। इसका जवाब मैंने भी अभी अभी सुना है। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मेरी निगाह में जहांगीर का कैदी बहुत अहम है। पहले उसकी झाड़ पूछ कर डालो। अगर वो रास अलमेडा का आदमी निकला तो समझ लो कि हमारे इर्द गिर्द कोई बहुत भयानक मुसीबत मंडला रही है। वो अकेला जहांगीर के घर से वाकिफ नहीं रहा होगा, उसके साथियों को भी इसका इल्म होगा। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने इस पहलू पर सिरे से गौर ही नहीं किया था। उसकी वापसी न होने पर उसके मुश्तिल साथी जहांगीर के घर पर दूसरा धावा बोल सकते थे। ऐसे किसी नए वार को सहारना जहांगीर के बस से बाहर होता। मैंने सोचा कि उसने STF वालों को अपने फ्लैट में जगह देकर अच्छा ही किया था। ये सब पहलू मेरी नजरों में हैं। मैंने उसकी दूर अंदेशी की तारीफ करने के बजाय खुश्क लहजा में कहा, जहांगीर के साथ हमें भी खतरा लाहक हो सकते हैं। अगर ये रास अलमेडा का चक्कर है तो आदमी मेरा सुराग हासिल करने के लिए जहांगीर के घर में घुसा होगा। तुम इतनी ना पी लेना कि रात गए कोई हंगामा हो तो बेखबर सोती रहो। फिक्र न करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं खुद को गजाला का सरप्रस्त तस्वुर करती हूँ। कोई आम बात हो तो यही फोन कर लेना, मैं जहांगीर से बात कर लूंगा। मैं फोन बंद करके मेज की तरफ मुतवज्जा हुआ तो हम तीनों के लिए चाय आ चुकी थी। उसके साथ एक प्लेट में भाप उड़ाते हुए गरम गरम समोसे भी रखे हुए थे। हम तो खाली हाथ आए थे, फिर इस वीराने में इतने ताज़ा समोसे कहाँ से आ गए? मेरे हर ऐसे सवाल पर अव्वल खान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती थी, जैसे वो मेरी हैरत को अपनी इंतजामी सलाहियतों की तारीफ तस्वुर करता हो। उसने कहा, यूनिट का अपना फील्ड मेस है जहाँ शहर से लाए जाने वाले गैस सिलेंडर चूल्हों को रोशन रखते हैं। ऐसे कड़े और सबर आजमा माहौल में जवानों को अच्छा खाना भी ना मिले तो वो जिंदगी से बेजार होने लगते हैं। आखिर कोई इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए ही सारे पापड़ बेलता है। 2 वक्त की रोटी, मैंने इस्तेज़ाया लहजा में कहा। सखी मुराद से पूछना पड़ेगा कि इसके घर कौन से फाके हो रहे थे जो इसे रास अलमेडा के लिए काम करने पर मजबूर होना पड़ा। अव्वल खान साहब, तुम कनात पसंद और सीधे साधे आदमी हो, इसलिए 2 वक्त की रोटी, तन के 3 कपड़ों, सर पर साए और 2 गज जमीन की बात करते हो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं, इन लोगों की है जिन्हें अपनी दौलत गिनने की फुर्सत है, ना आसाइशें शुमार करने की मोहलत, मगर वो फिर भी दौलत बटोरने की हवस में मुब्तला रहते हैं। सखी मुराद खासा सख्त जान है। उसने एक उदास सी मुफाहमाना मुस्कुराहट के साथ कहा। इसके होश में आने के आसार नमूदार हो चले हैं। चाय पीकर दोनों कैदियों का जायजा लिया जाए। जहांगीर के घर पर पकड़े जाने वाले कैदी का क्या हाल है? मैंने चाय का घूंट देकर पूछा। फिलहाल इस पर फर्स्ट डिग्री चल रही है, लेकिन आम मारपीट से वो जुबान नहीं खोलेगा। पहले उसने कहा वो एक पुलिस मुकाबले से फरार होकर पनाह लेने के लिए इस बिल्डिंग में घुसा था, लेकिन वो पुलिस मुकाबले के बारे में कोई मरबूत कहानी नहीं सुना सका। 2 दांत छिड़ने के बाद उसने बयान बदल दिया कि वो डकैती के इरादे से जहांगीर के घर में आया था, लेकिन वो अभी तक ये नहीं बता सका है कि उसे जहांगीर का नाम कैसे मालूम हुआ। डाकू माल देकर घरों में घुसते हैं, इन्हें माले मकान के नाम से कोई दिलचस्पी नहीं होती। दिलचस्प केस है, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि इन दोनों को यकजा कर लो, जरा मैं भी इन पर हल्की हल्की वर्जिश कर लूंगा, हाथ पैर खुल जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, दोनों एक दूसरे की हालत से इस तरह सहमा होंगे। ऐसे मुजरमों की कुव्वत इरादे को एक बार तोड़ दिया जाए तो वो सहर ज़दा मामूल की तरह सब कुछ उगलते चले जाते हैं। जेफ मिलर के साथ बिल्कुल यही हुआ था।
सुल्तान शाह बोल पड़ा। वो एक खूंखार दरिंदे की तरह मुजामत पर तुला हुआ था, लेकिन भीमगंज से पिंडली अलग होते ही उसकी सारी दलेरी झाग की तरह बैठ गई और हम लोगों को कामयाबी का एक नया रास्ता मिलता चला गया। मुजरमों से बाज परोस हम तीनों का महबूब मशगला था। यह और बात थी कि हालात के तहत हमें अपना ये शौक पूरा करने के बहुत कम मौके मिलते थे। हमारे सामने आने वाले बेशतर मुजरिम ऐसे मुस्तनद होते थे कि इनके कुछ कहे बगैर उनके स्याह कारनामे हमारे सामने होते थे और इन्हें मारना वाजिब हो जाता था। चाय का दौर खत्म होने तक हम इसी मौजू में उलझे रहे। अव्वल खान अपने तजुर्बात का निचोड़ सुनाता रहा। जवाब गजल के तौर पर सुल्तान शाह ने ऐसे ऐसे भूले बिसरे हवाले दिए कि मैं उसकी यादाश्त पर हैरान रह गया। चाय खत्म करके हम तीनों दफ्तर से निकले और कमरे की तरफ चल दिए जहाँ सखी मुराद को रखा गया था। रास्ते में अव्वल खान ने एक आदमी को हदायत की कि 7 नंबर वाले कैदी को भी 2 नंबर में पहुंचा दिया जाए। हम कमरे में दाखिल हुए तो सखी मुराद दोनों हाथों से अपना सर थामे फर्श पर अकड़ों बैठा हुआ था। कमरे में एक मुसल्ला शख्स के साथ दूसरा तनुमंद नौजवान भी मौजूद था। वो दोनों सखी मुराद को कीनातोज नजरों से घूर रहे थे। आगे बढ़ने पर मुझे फर्श पर वो खून नजर आया जो सखी मुराद के धाने के नीचे जमा था। वो खेल शुरू हो जाने की एक वाज़ेह निशानी थी। सखी मुराद को न सिर्फ होश आ चुका था बल्कि वो तशद्दुद की अजियत को महसूस करने के काबिल भी हो चुका था। उसने हमारे कदमों की चाप सुनकर भी सर नहीं उठाया बल्कि इसी हालत में बैठा खून फर्श पर थूकता रहा। सखी मुराद, अव्वल खान ने डपट कर उसे मुखातिब किया, सीधे खड़े हो जाओ। उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। उसने सर उठाए बगैर भारी आवाज में कहा, तुम लोगों को इसका खुमियाजा भुगतना होगा। अभी चाहे तुमको मेरी ताकत और हैसियत का अंदाजा नहीं है, होश में रहकर बात करो। सुल्तान शाह उसकी बात काट कर खटकने कुत्ते की तरह हो रहा। इस वक्त तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं, हमारे कैदी हो। तुम्हें हमारे सवालात के जवाब देने होंगे वरना हम तुम्हारे बदन का एक एक रेशा उधेड़ डालेंगे। नहीं, उसने सख्ती से कहा, जब तक मुझे ये नहीं बताया जाएगा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। सखी मुराद मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। इसी वक्त बैरूनी राहदारी में हलचल सी पैदा हुई। मुतद्दद कदमों की धमक सुनाई दी। फिर वो आदमी एक लोहुलान शख्स को धकेलते हुए इसी कमरे में ले आए। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। साफ जाहिर था कि उसलमा के बेलन का शिकार होने वाला कैदी था। जो ही वो करीब आया, अव्वल खान ने उसके जख्मी चेहरे पर इतनी जोर का थप्पड़ रसीद किया कि कमरा चट्टाक की आवाज से गूंज उठा और वह शख्स लड़खड़ाता हुआ कई कदम दूर जा गिरा। अव्वल खान उसे संभलने की मोहलत दिए बगैर उसके सर पर जा पहुंचा और फिर उसकी पसलियों में इतनी जोर से ठोकर मारी को तड़पता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। उसने दोनों हाथों से अपनी पसलियां दबाई हुई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। वो फर्श पर लौटते और कराते हुए रुक रुक कर बोला, मैंने तुम्हें सच बता दिया, पता नहीं तुम मुझसे क्या सुनना चाह रहे हो। इस शख्स की आवाज में न जाने क्या जादू था। उसके पहले ही फिक्र पर सखी मुराद ने भड़क कर अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखने लगा जैसे उसकी आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा। और फिर वो उछल कर खड़ा हो गया। उसके होंठों से खून बह रहा था और कमरे में मौजूद हर शख्स को भूलकर सिर्फ उसी कैदी को घूरे जा रहा था जो अजियत से फर्श पर तड़प रहा था। मेरे लिए सखी मुराद का वो रद्द-ए-अमल हैरान कुन नहीं था, सनसनीखेज था। मेरी छठी हिस्स जाग उठी और मैं किसी बड़े और अनहोनी इंकिशाफ का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वलीदाद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सखी मुराद गुस्से में ये कहकर मुठियां भींचकर कैदी की तरफ लपका, मगर मैंने उसकी टांगों के दरमियान फुर्ती से अड़ंगा दिया और वो मुगलजात बकता हुआ मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। मगर फर्श पर हथेलियां जमाकर फौरन उठने की कोशिश करने लगा। जिस तरह वलीदाद की आवाज ने सखी मुराद पर तिलस्माती असर दिखाया था, इसी तरह सखी मुराद की आवाज पर वलीदाद थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गया और बिजली की तेजी से फर्श से उठता चला गया। इन ड्रामाई तब्दीलियों पर हर शख्स हक्का बक्का रह गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि दो अलग अलग कैदी किस तरह एक दूसरे के शनासा निकल आए थे, मगर मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। मैं सखी मुराद के इब्तिदाई रद्द-ए-अमल ही से किसी बड़ी तब्दीली का अंदाजा लगा लिया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे, बल्कि शायद एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। सखी मुराद ने पहले उसकी आवाज पहचानी तो उसे हैरत हुई, लेकिन वलीदाद ने एसटीएफ वालों को फरेब देने के लिए अपने सच बयानी पर इसरार किया तो सखी मुराद के जहन में पहला ख्याल यही आया कि वलीदाद के एतराफ के नतीजे में उसे वो बुरा वक्त देखना पड़ा है और इसी ख्याल ने वलीदाद के खिलाफ मुश्तिल उसे कर दिया था। इन दोनों में सखी मुराद को वाज़ेह तौर पर दूसरे कैदी पर बर्तरी हासिल थी। शायद वो 1 सेकंड का कोई हकीर सा हिस्सा था जिसमें मैंने अपना वो ज़हनी तजिया मुकम्मल कर लिया। इस वक्त तक वलीदाद मुदबाना अंदाज में फर्श पर गिरे हुए सखी मुराद की तरफ बढ़ रहा था। साहब कसम ले लो, मैंने वो दोनों एक ही खेल के किरदार थे। वलीदाद को मालूम था कि सखी मुराद इस पर क्यों बरम हुआ है। इसका महमो गुमान भी नहीं रहा होगा कि उसके साथ सखी मुराद भी हम लोगों की कैद में आ चुका है। वो अपने बड़े के सामने अपनी सफाई पेश करने जा रहा था। वो एक नाजुक और फैसला कुन मोड़ था। सब हैरत और दिलचस्पी से दोनों कैदियों का वो ड्रामाई तमाशा देख रहे थे, मगर मैंने वलीदाद को अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया। मैंने फिजा में जस लगाई और उसे अपने साथ लेता हुआ फर्श पर जा गिरा। उसकी बात अधूरी रह गई। मैंने फौरन उसके सीने पर सवार होकर उसके जख्मी चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए ताकि वो बोल सके और ना कुछ देर बोलने के काबिल रहे। मुझे मसरूफी अमल देखकर दूसरों को होश आया। अव्वल खान के 2 आदमियों ने बढ़कर वलीदाद को बेरहमी से बेदस्तो पा कर दिया। अव्वल खान ने मुझे उसके सीने पर से उतार लिया। इसे फौरन यहाँ से वापस ले जाओ, मैंने हाँपते हुए वलीदाद के बारे में कहा। अव्वल खान के दोनों आदमी उसकी चीखों पुकार की परवाह किए बगैर उसे फर्श पर घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले चले। इस दौरान में सखी मुराद अपनी पेशानी पर चोट का एक नया निशान लेकर खड़ा हो चुका था।
और पिपरे हुए लहजे में वलीदाद को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। सुल्तान शाह ने 2 आदमियों की मदद से सखी मुराद को बमुश्किल रोका हुआ था, वरना वो उछल उछल कर इनकी गिरफ्त से निकलकर वलीदाद पर झपटने की कोशिश कर रहा था। उसकी गुस्से से उबलती हुई बड़ी बड़ी आंखें इसी समत में जमी हुई थीं जिधर वलीदाद को ले जाया गया था। अव्वल खान और सुल्तान शाह ने मशीनी अंदाज में हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए थे, लेकिन इन दोनों के लिए वो तमाम तब्दीलियां नाकाबिले फहम रही थीं। इनके चेहरों पर सवालिया निशानात थे और निगाहें मुस्तफसिराना अंदाज में बार बार मेरी तरफ उठ रही थी, लेकिन मैं सखी मुराद के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता था। जब एक तवील वक्फा गुजरने के बावजूद सखी मुराद का इश्तियाल कम नहीं हुआ तो सुल्तान शाह ने उसकी ठुकाई शुरू कर दी। ये तेरे बाप की हवेली नहीं है, चाह तू ये गुस्सा और नखरा दिखा रहा है। जुबान बंद नहीं की तो मार मार कर नाक से भेजा बाहर बहा दूंगा। 2 आदमियों ने सखी मुराद के बाजू मजबूती से जकड़े हुए थे और सुल्तान शाह को मारने के लिए अपनी पसंद के निशानों के इंतखाबात की आजादी हासिल थी। चंद ही सानियों में सखी मुराद के कस बल निकल गए और वो किसी थके हुए सांड की तरह गहरे गहरे सांस लेकर हाँफने लगा। मेरे इशारे पर सुल्तान शाह ने सआदत मंदी का मुजाहरा करते हुए अपने हाथ रोक लिए। मुझे छोड़ दो। सखी मुराद 2 अफराद की गिरफ्त से फिसल कर फर्श पर बैठता चला गया। वो चढ़े हुए सांसों के दरमियान कह रहा था, मैं सारी बात समझ गया हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई शिकवा नहीं है। जिसकी आस्तीन में सांप पल रहे हूँ उसे मारने के लिए जहर नहीं पिलाना पड़ता। मुझे नहीं मालूम था कि वलीदाद इतना कमीना और नमक हराम भी हो सकता है। वो तुम्हारा ही खून है। मैंने उन दोनों के नामों के आखिरी हिस्सों की गहरी मुमासलत की बुनियाद पर अंधेरे में एक तीर फेंका और उन निशाने पर जा लगा। वो मेरा चच्चा आजाद है। पता नहीं उसकी माँ ने हमारे खानदान में किसका गुनाह पाला है। वो अपनी असल से होता तो कभी ऐसी खता न करता कि मारपीट से अपनी जान बचाने के लिए मुझे मरवा देता। बात बिल्कुल खुल गई। गैर इरादी तौर पर अव्वल खान का दहाना खफीफ सा खुल गया। जो कुछ हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अगर इस वक्त भी बाज पुरुष के लिए इन दोनों को यकजा न किया जाता तो कोई बात खुलने का इम्कान ही नहीं था। वाकयात के रुनुमा होने में हम में से किसी की काबिलियत या मंसूबाबंदी का कोई दखल नहीं था। सब कुछ इत्तेफाकात के तहत होता चला गया। हाँ, यह जरूर था कि मैंने बर वक्त वलीदाद की जुबान बंद करके सखी मुराद की गलत फहमियां दूर होने का मौका नहीं उसे दिया था। इसी का नतीजा था कि सखी मुराद ने मायूसी की हालत में खुद ब खुद बोलना शुरू कर दिया। तुम अपने कानों से सुन चुके हो कि उसने बिला कमोकात सब कुछ उगल दिया है। मैंने उसकी हौसला शिकनी करने का नफ्सियाती सिलसिला जारी रखा। इसने बहुत मार खाई है, तब कहीं जाकर जुबान खोली है। अब हम तुम्हारी कहानी सुनकर दोनों के बयानात का मवाजना करना चाहते हैं, पर न तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो सकता है। 1-2 रोज में वो वक्त आ जाएगा जब तुम बोलना चाहोगे मगर जुबान तुम्हारा साथ नहीं देगी। लोहा गर्म था, चोट बराबर साबित हुई। वो चंद सानियों तक खाली ज़हनी के आलम में फर्श को घूरता रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज में तेजी बाकी थी, न पहले जैसा तनतना। वो कह रहा था, मेरी शर्त अब भी अपनी जगह पर है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किन लोगों की कैद में हूँ। मेरा ख्याल है कि वलीदाद की यहाँ मौजूदगी से मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये बताओ कि तुम लोगों में डैनी कौन है? उसकी फैली हुई वहशत ज़दा निगाहें एक एक चेहरे का तवाफ करती हुई मेरी तरफ आई और फिर वहीं मरकूज होकर रह गई। सखी मुराद को इल्म था कि वलीदाद मेरा सुराग लगाने के लिए जहांगीर के घर गया था। वो पकड़ा गया था, उसका मतलब था कि वलीदाद की मुहिम नाकाम रही थी। इस नाकामी के पर्दे में उसे मेरी जात नुमाया नजर आ रही थी। मैं जहांगीर का जिगरी दोस्त था और आड़े वक्त में उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। कमरे में सनसनी अमेज सकूत तारी था। यक बयक ऐसा मालूम होने लगा जैसे वहां सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते और पहचानते हूँ। पहले शनासा अजनबी बन रहे थे, अब अजनबी शनासा नजर आने लगे थे। मैंने अपने सर को इसबात में खफीफ से जुम्बश दी और स्पाट लहजे में कहा, तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त हैं। मैं डैनी हूँ और इस वक्त तुम दोनों मेरी कैद में हो। फिर सबको बाहर भेज दो, मैं तुमसे तन्हाई में बात करनी चाहता हूँ। मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा। जो कुछ कहना है सबके सामने कहो। नामुमकिन, उसने अटल लहजे में कहा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि अब मेरा खेल खत्म हो चुका है। बिसात उलट चुकी है और तुम्हारी बाजी जम गई है, जिसमें तुमसे बरतर नहीं तो कमतर भी नहीं हूँ। जीता हुआ बुज़दिल हारे हुए सुरमा को भी आसानी से मार लेता है। इसके अलावा मैं नहाता हूँ, तुम अपनी हिफाजत के लिए हथियार रख सकते हो। मैं शरारत करूँ तो मुझे गोली मार देना। वो माकूल और गहरी बातें कर रहा था। मैंने अव्वल खान के आदमी से राइफल लेकर ताकमाना लहजे में कहा, तुम सब बाहर जाओ मगर बरामदे में रुके रहोगे और मेरी अगली हदायत का इंतजार करोगे। मेरी हदायत पर सखी मुराद की आंखों में एक बेनाम सी चमक उभर आई। अव्वल खान के पीछे सब लोग सर झुकाए कमरे से बाहर निकलते चले गए। कुछ देर तक हम दोनों बराह रास्त एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले रहे। उसने पलकें झपकाई ना मैंने अपने पपोटों को हरकत दी। मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी आंखों में एक अजीब सी हैवानी कशिश थी जो आसानी से किसी भी कमजोर शख्स को महसूस कर सकती थी। आखिर उसके जख्मी होंठों के सिरे कदरे फैले, चाहे तो मुस्कुराया था। बहुत सख्त जान और जिद्दी हो। उसके होंठों से सरसराती हुई सरगोशियाना आवाज बरामद हुई। बोलो क्या चाहते हो? करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, जो चाहो कह दो, मैं मंजूर कर लूंगा। वो अपनी तरह मुझे भी सियासत के बाजार की कोई महंगी जिन्स समझ रहा था जो हर खरीदार की बसात से बाहर होती है, लेकिन जो उसके सही दाम लगा दे वही उसी का आका बन जाता है। मुझे इस काम का पूरा मुआवजा पेशगी मिल चुका है। मैंने सबाट लहजा में कहा, ज्यादा पैसे के लालच में मैं अपने पहले सौदे से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरे लिए पैसे की कोई वुक्कत नहीं, साख ज्यादा अहम है। क्या तुम्हें मेरे पकड़ने के लिए मुआवजा दिया गया है? उसने बेयकीनी से पूछा। वो असाब की होलनाक और फैसला कुन लड़ाई थी। मैं इस बात में सर हिला कर रह गया। वो कौन है? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? उसकी आवाज में मुंतकिमाना दरिंदगी उभर आई। मुझे मालूम था कि लफ्जों की जंग होगी तो सखी मुराद वो सवाल जरूर करेगा। मेरे पास इस सवाल का जवाब पहले से तैयार था। मैंने आहिस्ता से कहा, रास अलमेडा या चीफ? इस दौरान में मैंने एक पल के लिए भी उसके चेहरे पर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी।
मैंने महसूस किया कि पहले इस बात पर उसे एतबार नहीं है, लेकिन दूसरे नाम पर वो बुरी तरह चौंका था। इन दोनों को तुम एक साथ क्यों मिला रहे हो? उसने फिर सवाल किया। इसलिए कि वो एक ही है, रास अल्मेडा ही चीफ बना हुआ है, इसी वजह से वो किसी के सामने नहीं आता, एक आवाज बनकर हर शख्स के आसाब पर छाया रहता है। मैंने इत्मीनान से कहा, मेरे लिए यह बात नाकाबिले यकीन है, जो कल तक तुम्हारे खून का प्यासा था आज तुम्हारा हलीफ कैसे बन सकता है? वलीदाद उसी की खातिर शहर में तुम्हें तलाश करता फिर रहा था, वो जहांगीर तक पहुंचा और मारा गया और अपने साथ मुझे भी ले डूबा। मुझे साफ साफ और सीधी बात करो, वो आज भी मेरे लहू का तलबगार है। मैंने एकदम मुस्कुराहट के साथ कहा कि 9 मिशन की नाकामी पर वो तुमसे बरहम है। मुझे मालूम है कि वो तुमको ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसके एक आदमी को मार कर उसके ऑपरेटर्स पर कब्जा कर लिया। इस पर रास अल्मेडा से बात की तो उसने इख्तलाफात की बजाय तुम्हारी बात छेड़ दी। मैंने एक रकम मांगी और वो मुकर्रा वक्त पर मुझे परसों मिल गई। वो मुझे बराह रास्त तुमसे लड़वाना चाहता था। हम में से जो भी जीते फायदा उसी को होगा। रकम रास अल्मेडा के लिए बेमानी है। सखी मुराद के चेहरे के बदलते हुए तासुरात से पता चल रहा था कि इनमें से कोई बात उसके लिए नई नहीं थी। वो सब कुछ जानता था और पाकिस्तान में अमलन रास अल्मेडा का दस्ते रास्त बना हुआ था। तुम बहुत कुछ जानते हो। वे गहरी सांस लेकर बोला, चीफ ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। वो मुझे ब्लैकमेल करता है। मुझे मालूम है कि मैं आग से खेल रहा हूँ। शायद वो तुमसे मेरे हिस्से का काम ले चुका है, इसीलिए उसने तुमको मेरे पीछे लगाया है। मुझे नहीं मालूम कि उसने तुमको कितनी रकम दी है। जिसकी मौत के लिए तुमको दुगना मुआवजा दे सकता हूँ मैं। मेरे तासरात में कोई तब्दीली न देखकर वो इस्तरारी लहजे में बात जारी रखते हुए बोला, 3, 4, 5 गुना कर लो। खुद बता दो कि क्या चाहते हो। मैंने हर ज़रदा होने की अदाकारी करते हुए कहा, इतनी बेअंदाजा रकम के मालिक हो तुम। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी ये अंधी चाल अरबों तक जा सकती है। क्या तुम्हारी इतनी माली हैसियत है? तुम सोच भी नहीं सकते। वो आसूदा लहजा में बोला, मेरी दौलत बेअंदाजा है और बाहर के बैंकों में पड़ी सड़ रही है। तुम मांगोगे तो इसका उश्र अशीर ही मांगोगे। कमाई के इस जरिए की वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने पूछा, आज की दुनिया में हेरोइन और कोकीन के सिवा किसी कारोबार में इतनी आमदनी नहीं होती। तुम खुद इस दुनिया में एक अदना आदमी रह चुके हो। मैं इतना कमा चुका हूँ कि अब हेरोइन पर लानत भेजकर इज्जत की सियासी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं हेरोइन का कारोबार छोड़ दूंगा, मगर चीफ फिर भी मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। इस ब्लैकमेलर की मौत मेरे लिए नई जिंदगी का पैगाम बन सकती है। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। जो आदमी सखी मुराद को इसके घर से उठा सकता है वो चीफ को भी मार सकता है। तुम वादा करो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे मुतरद्दिद पाकर उसने फौरन ही एक और बात शुरू कर दी। मैं रकम ही नहीं, तुम चाहो तो मैं अपना हेरोइन का सारा कारोबार तुमको सौंप सकता हूँ। सारा काम लगे बंदे तरीके से होता है और दिन रात डॉलर बरसते हैं। तुम चंद ही महीनों में अरबपति हो सकते हो। ये ख्वाब न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर चुका है, लेकिन तुम मुझसे हाथ मिला लो तो तुम्हारे लिए सब हासिल करना मुमकिन है। हम गुजरे हुए चंद घंटों की तलखियां भुलाकर दोस्ती के एक नए दौर की इब्तिदा करेंगे। मैं हुक्मरानी की राह पर सफर करूंगा, तुम दौलत में खेलते रहना। ये चंद घंटों की नहीं, पिछले 1.5 दिन की तलखियां हैं जिनका अभी तुम हिसाब कर रहे हो। मैंने फौरी ख्याल के तहत अचानक नया शोशा छोड़ दिया और वह हैरान नजर आने लगा। क्यों? तुमने अभी सफेर को ही तो शीरी की ख्वाबगाह का दरवाजा तोड़ा था। वो कल सफेर की बात है, मैंने सुकून से कहा। इसके बाद से तुम मुसलसल मुसक्कन दुआओं के असरात में रहे हो। कराची में लोगों का ख्याल है किसी ने तुम्हें तावान के लिए अगवा किया है। वो एक मरतबा फिर उलझ गया। मुल्क पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाले इस दरिंदे को बार बार ज़हनी झटके देकर मुझे अजीब सी लज्जत हासिल हो रही थी। वो जब भी चौंकता उसका पहले से बिगड़ा हुआ चेहरा कुछ और मसक हो जाता और वो अपने बातिन से ज्यादा करीब नजर आने लगता था। कराची में? उसने हैरत से दुहराया, क्या तुम ये जता रहे हो कि मैं कराची में नहीं हूँ? मैं कुछ भी नहीं जता रहा, मैंने पूरी संजीदगी से कहा। कराची तुम्हारे वफादारों का शहर है। वहाँ कदम कदम पर तुम्हारे जरखरीद फैले हुए हैं। तुम्हें वहां रखना खतरनाक था। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इस वक्त तुम सरहद के करीब हो। यहाँ से भाग भी जाओगे तो सरहद पर गोलियों की बाढ़ में भून दिए जाओगे, या फिर प्यासा सहरा तुम्हारे वजूद को निकल जाएगा, या कराची के सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते हैं। वो सोच में पड़ गया, फिर चौंक कर बोला, तुमने मेरी पेशकश का जवाब नहीं दिया। मुझे सोचना पड़ेगा। तुमने शायद मेरी सही बोली लगाई है। आदमी अरबपति हो तो साख खुद ब खुद बन जाती है। सिर्फ साख के बल पर जिंदा रहने की आरजू करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मेरा भी यही फलसफा है। वो बेसाख्ता बोल पड़ा। इस वक्त अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो थोड़ी देर पहले जिस्मानी तशद्दुद का एक अजियतनाक दौर सह चुका है। तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, अब कोई तुमको हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं तुम्हें सोचकर जवाब दूंगा। मैं एक बार वलीदाद से मिलना चाह रहा हूँ, जरा इसे मेरे सामने ले आओ। गुस्सा थूक तो मैंने हंसकर कहा, ये मुकद्दर की बातें होती हैं। वो ना होता तो कोई और वलीदाद पैदा होता। मेरी और तुम्हारी मुलाकात अटल थी और वो होकर रही। माजी को भूलकर अब मुस्तकबिल पर नजर रखो। तुम उसे कब तक बचाओगे? वो किसी आई हुई हंसी के साथ बोला, वो जल्द ही मेरे हाथों मारा जाएगा और उसका मातम करने वालों में मैं ही सबसे आगे नजर आऊंगा। इसे कोई नहीं टाल सकेगा। इस वक्त तुम मदर माफिया की किसी गार्ड फादर जैसी बातें कर रहे हो। मैं अपने खानदान का गार्ड फादर जरूर हूँ। वो मुतकब्बिराना लहजा में बोला, मैं इतना कमा रहा हूँ कि वो सब मिलकर भी इसे कम नहीं कर पा रहे। मेरे असासे दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं अपनी सियासी शोहरत को दागदार होने से बचाने के लिए पाकिस्तान में बहुत नीच नवाई में रहता हूँ। मेरा असल रहन सहन देखना हो तो कभी मेरे साथ बाहर चलो। पेरिस, शिकागो, डलास, मोंटी कार्लो और लंदन की मशहूर तफरीकाहों में पूरा अमला मेरी आमद का इंतजार करता रहता है। मेरे सामने वहां के खानदानी रुआसा भी भोने नजर आते हैं।